पे ये देखो, जो ईयर 31 मार्च 2025 को क्लोज होता है उसकी ओपनिंग डेट क्या चाहिए, उसकी ओपनिंग डेट हमारी चाहिए 1 अप्रैल 2024। 1 ईयर हमें पीछे जाना है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, एंडिंग होता है 31 मार्च को। शेयर्स एक्वायर्ड अगर कुछ है, कौन से डेट को शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं, शेयर्स परचेस किए, वो डेट हमें यहाँ पे देखनी है। तो वो डेट है 1 अक्टूबर 2024। तो यहाँ पे आपको 1 अक्टूबर 2024 लिखना है। तो ये हमें डेट्स मिल गई है। तो इस डेट को लेके हमें अभी प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व का कैलकुलेशन करना है। तो वो कैसे होगा, पहले नीचे हम क्या कर लेते हैं, इसकी डेट लिख लेते हैं। ये देखो 1 अप्रैल 2024, ठीक है। ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2025। शेयर्स एक्वायर्ड की डेट है 1 अक्टूबर 2024। अभी 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक एंड 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक पीरियड हो रहा है यहाँ पे 6 मंथ्स। ये भी आपका 6 मंथ्स, ठीक है। तो शेयर्स एक्वायर्ड के पहले जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं प्री, एंड शेयर्स एक्वायर्ड के बाद जो पीरियड होता है वो होता है आपका पोस्ट पीरियड, ठीक है। जो प्री पीरियड होता है वो कैपिटल प्रॉफिट में आता है, एंड जो पोस्ट पीरियड होता है वो कहाँ पे आता है, वो आता है आपका रेवेन्यू प्रॉफिट में, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि बैलेंस शीट में हमें क्या क्या जनरल रिजर्व, सेकेंड कॉलम का जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस हम बैलेंस शीट में जाके देखने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व हमें देखना है एंड उसकी वर्किंग नोट बनानी है। ओके, चलो तो अभी ये देखो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आपको दिख रहा है। यहाँ पे जनरल रिजर्व है 1 अप्रैल 2024 का जनरल रिजर्व है 6000 रुपीज, वो वहां पे लिखने वाले हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2024, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमें दिख रहा है वहां पे 8000 रुपीज, मतलब ये दोनों 1 अप्रैल का बैलेंस है। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर दिख रहा है यहाँ पे 12000 रुपीज, वो वहां पे लिखेंगे। कैसे लिखना है वो बताती हूँ मैं अभी। 1 अप्रैल का जनरल रिजर्व का बैलेंस है 6000 एंड 1 अप्रैल का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 8000। तो 1 अप्रैल के सामने हम 6000 एंड 8000 लिखने वाले हैं। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर का क्या करना है वो आगे जाके देखते हैं। ये देखो क्या मिला हमें, प्रॉफिट जनरल रिजर्व का 1 अप्रैल का बैलेंस कितना था, 1 अप्रैल का जनरल रिजर्व का बैलेंस है 6000, ओके। एंड प्रॉफिट एंड लॉस का 1 अप्रैल का बैलेंस है 8000। तो ये आपका जाने वाला है प्री में, ये भी जाएगा प्री में, क्योंकि 1 अक्टूबर से पहले है ना, 1 अप्रैल का बैलेंस है। अभी उन्होंने बताया है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर का मतलब होता है ये फुल ईयर प्रॉफिट कितना दिया है उन्होंने, 12000 रुपीज दिया है फुल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारा प्रॉफिट कितना है 12000 रुपीज है। तो अभी हमें क्या करना होगा, तो ये 6 मंथ्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आने वाला है 6000 रुपीज प्री पीरियड के लिए, एंड पोस्ट पीरियड के लिए प्रॉफिट आने वाला है 6000 रुपीज, ठीक है। ये प्री एंड ये पोस्ट, ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस का प्री पीरियड का बैलेंस आएगा 8000, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का प्री पीरियड का बैलेंस 6000 रुपीज आने वाला है। उसके बाद पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 6000 आएगा, एंड जनरल रिजर्व का प्री पीरियड का बैलेंस 6000 आने वाला है। इजी है कि नहीं। क्या किया हमने, ये देखो
प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस कितना था, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस 8000 है एंड जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस क्या है 6000 रुपीज है। ठीक है, अभी प्रॉफिट फॉर द ईयर का मतलब है होल ईयर का जो प्रॉफिट है ना वो उन्होंने दिया है 12,000 रुपीज। अभी अगर होल ईयर का प्रॉफिट है तो वो हमें प्री एंड पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना, तो 12,000 को हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया तो वो कितना आया 6,000 रुपीज आया, इसलिए वो प्री पीरियड के लिए 6,000 लिखा है एंड पोस्ट पीरियड में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 6,000 रुपीज लिखा है। ठीक है, तो अभी ये हो गई आपकी वर्किंग नोट। ठीक है, आया समझ में, इजी है। अभी कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है या कैपिटल लॉस हो रहा है वो हमें यहां पे निकालना है। हाँ, तो पहले क्या करना है हमें कैपिटल प्रॉफिट। अभी कैपिटल प्रॉफिट के लिए आपको ऐसे फॉर्मेट बनाना है। क्या फॉर्मेट है, कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस प्री पीरियड या बिफोर, मतलब ये कब से कब तक रहने वाला है, ये होने वाला है आपका 1 अप्रैल 2024 से लेके 1 अक्टूबर 2024 तक का पीरियड होने वाला है कैपिटल प्रॉफिट या प्री पीरियड। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल का हमें जनरल रिजर्व लिखना है। जनरल रिजर्व 1 अप्रैल 2024 मतलब ओपनिंग का जनरल रिजर्व लिखना है जो है हमारे पास 6,000 रुपीज। उसके बाद फिर से जनरल रिजर्व था क्या, आगे जाके नहीं था, मतलब 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक कुछ जनरल रिजर्व है क्या, नहीं है। उसके बाद तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हमें यहाँ पे लिखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो बैलेंस है ये आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखना है। ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या है 1 अप्रैल 2024 का बैलेंस हमें प्रॉफिट एंड लॉस का लिखना है, वो था 8,000 रुपीज। ठीक है, एंड क्रेडिट बैलेंस मतलब हमने 1 अप्रैल 2024 से लेके 1 अक्टूबर 2024 तक जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अभी वर्किंग किया था वो है 6,000, मतलब 12,000 के दो पार्ट्स कर लिए तो 6,000 रुपीज आपके कैपिटल प्रॉफिट में आएंगे एंड 6,000 रुपीज कहाँ पे आने वाले हैं, नीचे रेवेन्यू प्रॉफिट में आने वाले हैं। ठीक है, तो कैपिटल प्रॉफिट का फॉर्मेट ऐसे ही सेम आपको वर्किंग नोट पहले से लिख के रखनी है, फिर उसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम बहुत ईजी जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है ना, पूरा फॉर्मेट जैसे के जैसे पहले लिख के रखती हूँ, फिर उसमें वैल्यूज पुट करना इजी हो जाता है, तो आपको भी वैसे ही करना है। अभी ये हो गया, क्या लिया हमने, जनरल रिजर्व लिया। जनरल रिजर्व बाद का नहीं था, 1 अप्रैल के बाद का, तो डैश आएगा यहाँ पे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक हमने बैलेंस लिया है 6,000। प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस लिया है 8,000। अभी डेबिट बैलेंस है क्या, नहीं। कब होता है डेबिट बैलेंस, जब ये बैलेंस निगेटिव होता है। ठीक है, या बैलेंस शीट के कहाँ पे होता है, एसेट में होता है। ओके, उसके बाद अंडर वैल्यूएशन और एप्रिसिएशन है, तो हमने जब प्रॉब्लम रीड किया था तो ऊपर ही हमने अंडरलाइन करके रखी थी कि क्या एप्रिसिएशन हुआ है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो है वो 25,000 रुपीज, उसके ऊपर क्या हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ है। बिल्डिंग कौन सी फिक्स्ड एसेट है, बिल्डिंग। ठीक है, वो क्या है 25,000। ओके, डेप्रिसिएशन तो प्रॉब्लम में नहीं दिया है, चलो निकालो इसका कैपिटल प्रॉफिट। 6,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 एंड प्लस 25,000, तो इसका कैपिटल प्रॉफिट कितना आएगा, टोटल करके 45,000। 45,000 हमें ये कैपिटल प्रॉफिट मिल गया है। अभी इसका क्या करना है हमें कैपिटल प्रॉफिट का, तो कैपिटल प्रॉफिट का हमें क्या करना है, ये हमें मिला है कैपिटल प्रॉफिट। अभी कैपिटल प्रॉफिट हमें क्या करना है, इसको हमें 11:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो करो डिस्ट्रीब्यूट। 11:1 मतलब 45,000 को 11:1 का मतलब होता है 11:1, 11 + 1 ये हो जाएंगे आपके 12। करो, 45,000 को 12 से डिवाइड करना है।
कितने अमाउंट आई 3750, ठीक है ना। तो अभी 11 इंटू 3750 एंड 1 इंटू 3750 को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। 11 इंटू 3750 मतलब ये हो जाएगा आपका 41,250 एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट का आने वाला है 3,750। ओके, ये हो गया आपका कैपिटल प्रॉफिट। अभी होल्डिंग कंपनी का जो कैपिटल प्रॉफिट है, जब हम गुडविल की वर्किंग नोट बनाएंगे तब ये यूज करने वाले हैं। एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब सब्सिडरी कंपनी का जो कैपिटल प्रॉफिट आया है, जब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वर्किंग नोट बनाएंगे तब हमें ये यूज करना है। यहाँ तक हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो गया। अभी हमें देखना है रेवेन्यू प्रॉफिट। अभी देखो, रेवेन्यू प्रॉफिट में जनरल रिजर्व आफ्टर कुछ था क्या? नहीं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर था क्या? हाँ। तो 1 अक्टूबर 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमने अभी वर्किंग नोट बनाई थी। कितना था वहां पे? 6,000 रुपीज था। ये देखो, ये 6,000, इसलिए यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट आपका होने वाला है 6,000। ये देखो, रेवेन्यू प्रॉफिट का फॉर्मेट सेम आपको बनाना है, जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन आफ्टर का मतलब क्या? अभी डेट क्या है? 1 अक्टूबर 2024, मतलब शेयर्स एक्वायर्ड करने के बाद का जो पीरियड होता है वो आफ्टर या पोस्ट होता है। शेयर्स एक्वायर्ड करने के पहले का जो पीरियड होता है वो प्री पीरियड होता है, उसे हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। और बाद का जो पीरियड होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट में आता है, 31 मार्च 2025। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल गया है रेवेन्यू प्रॉफिट। फिर से मैं एक बार दिखाती हूँ आपके वर्किंग नोट में, फिर आपका और इजी इसमें समझ में आ जाएगा। ये देखो, जहां जहां पे हमने प्री लिखा है ना, जहां पे हमने प्री लिखा है वो सब हमारा कहां पे गया है? ये देखो, यहाँ पे प्री लिखा है, यहाँ पे प्री है, ये प्री है, तो ये तीनों कहां पे गए? ये तीनों कहां पे गए? कैपिटल प्रॉफिट में गए। कहां पे गए? कैपिटल प्रॉफिट में। ठीक है, और जहां पे पोस्ट लिखा है, जहां पे हमने पोस्ट लिखा है वो कहां पे जाने वाला है? वो जाएगा आपका रेवेन्यू प्रॉफिट में। ये जो पोस्ट है ये कहां चला गया? रेवेन्यू प्रॉफिट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट मिल गया है। कैपिटल प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, अभी हमें क्या करना है? रेवेन्यू प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ₹6,000 हमें 11:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 6,000 को 11:1 मतलब 6,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा। 500 इंटू 11 एंड 500 इंटू 1। अभी 500 इंटू 11 मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5,500 आएगा एंड 500 इंटू 1 मतलब यहाँ पे आएगा 500। ओके, तो अभी होल्डिंग कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट है, जब हम क्या करेंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तब हमें वो क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तब हमें होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट लेना है एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब वर्किंग नोट बनाएंगे तब आपको सब्सिडरी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट लेना है। ओके, यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट की वर्किंग नोट कंप्लीट हुई है। अभी हमें करना है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ये पूरा वर्किंग मतलब ये जो पूरी स्टेप्स है ना, ऐसे ही आप कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए, मतलब ऐसे फॉर्मेट आपको सेम लिख के रखना है।
फिर वैल्यूज पुट करनी है। ओके, तो अभी अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो वो गुडविल आता है, निगेटिव आंसर आएगा तो वो क्या होने वाला है, कैपिटल रिजर्व होने वाला है। यहाँ पे उन्होंने दिया है कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, उसके बाद है लेस नॉमिनल वैल्यू शेयर्स एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी, नेक्स्ट लेस कैपिटल प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, एड कैपिटल लॉस ऑफ होल्डिंग कंपनी, एड गुडविल एज पर बैलेंस शीट, एंड ये सब वर्किंग करके गुडविल या कैपिटल रिजर्व आने वाला है। तो पहली स्टेप क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स कहाँ पे मिलेगी, ये भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। क्या करना है आपको, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाना है और वहां पे इन्वेस्टमेंट या अगर शेयर्स लिखा है तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देनी है। कहाँ पे जाना है हमें, बैलेंस शीट के एसेट में जाना है। ये देखो ऑलरेडी लिख के रखा है हमने, शेयर्स इन डब्ल्यू लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये यूज कर रहे हैं हम गुडविल के लिए। गुडविल की जो वर्किंग नोट कर रहे हैं ना, वर्किंग नोट नंबर 3 के लिए हम ये अमाउंट यूज कर रहे हैं। शेयर्स इन डब्ल्यू लिमिटेड कितनी है, मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 1,10,000। ये हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ शेयर्स। ये हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ शेयर्स 1,10,000। लिखो यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या है, लेस नॉमिनल वैल्यू शेयर्स एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर्स एक्वायर्ड किए, ये कैसे पता चलेगा, तो जब हमने पहली वर्किंग नोट बनाई थी रेशो की, वहीं पे हमने वहां पे ही लिख के रखा है। नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। शेयर्स की फेस वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल के रखी है, वो एक बार देख लेते हैं। वो देखना है आपको। ये देखो शेयर्स की फेस वैल्यू है ना, ये कितनी है, 55,000। ये अमाउंट हमें वहां पे लिख देनी है। कितनी अमाउंट है, फर्स्ट रेशो में, फर्स्ट वर्किंग नोट में जब हमने फेस वैल्यू निकाली है वो कितनी है, 55,000। लिखो यहाँ पे 55,000। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट क्या है होल्डिंग कंपनी का, तो होल्डिंग कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट आपका कितना आया था वो देख लो एक बार। ये देखो ये कितना आया है, होल्डिंग कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट हमें मिल गया है 41,250। ठीक है, 41,250 ये हमें कैपिटल प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का मिल गया है। ये देखो यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी आपको यहाँ पे लिखना है 41,250। अभी आपको क्या करना है, कैपिटल लॉस तो नहीं होगा, एक तो लॉस होगा नहीं तो प्रॉफिट होगा। बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर गुडविल है तो वो यहाँ पे लिख लेना है, लेकिन वो भी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए इसका कैलकुलेशन आपको करना है। 1,10,000 माइनस 55,000 माइनस 41,250, तो इसका आंसर आ रहा है आपका, ये देखो लेस है ना दोनों, नॉमिनल वैल्यू और एंड कैपिटल वैल्यू, इसलिए मैंने बोला कि पूरा फॉर्मेट अच्छी तरह से लिख लो तो प्रॉब्लम आपके लिए इजी हो जाएगा। 13,750 ये हो गया आपका गुडविल। ठीक है, गुडविल के बाद क्या बनाना है अभी हमें, अब अगर अभी गुडविल आया ना तो गुडविल कहाँ पे ट्रांसफर करने वाले हैं, गुडविल ट्रांसफर टू एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमें क्या करना है, गुडविल को ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए पेड अप वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू। फिर से वर्किंग नोट नंबर 1 में जाएंगे, वहां पे फेस वैल्यू देखेंगे शेयर्स की कितनी है। उसके बाद ऐड कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी का अगर प्रॉफिट है तो वो ऐड करना है, अगर कैपिटल लॉस होता है तो वो लेस करना है। रेवेन्यू प्रॉफिट सब्सिडरी का कंपनी का है वो ऐड करना है, अगर रेवेन्यू लॉस है तो वो लेस करना है। ठीक है, तो अभी ये वैल्यूज हम फटाफट देख लेते हैं। अभी कैपिटल प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको वर्किंग नोट नंबर 2 से मिलेगा। रेवेन्यू प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा आपको वर्किंग नोट नंबर 3 से। एंड फेस वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, फेस वैल्यू आपको मिलेगी वर्किंग नोट नंबर 1।
ये देखो ये रेशो निकाला था ना, तो अभी हमने 55,000 वहां पे लिख ली, गुडविल की वर्किंग नोट बनाई। अभी हम क्या करें, 5,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए ये जो 5,000 जो है ना वो फेस वैल्यू वहां पे लिखने वाले हैं। फेस वैल्यू मतलब पेड अप वैल्यू, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी की। कितनी है वो, 5,000। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट कितना आया था सब्सिडरी कंपनी का, देखो कैपिटल प्रॉफिट, हाँ ये देखो 3750 ये आया था आपका कैपिटल प्रॉफिट। एंड रेवेन्यू प्रॉफिट भी देख लेते हैं। एंड रेवेन्यू प्रॉफिट आया था 500, ये ठीक है, ओके। अभी कैपिटल प्रॉफिट आया है हमारा 3,715 50 वर्किंग नोट नंबर 2 से मिला है। एंड रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आया था, 500 रुपीज। करो चलो अभी क्या करना है इसको, 5,000 प्लस 3,750 एंड प्लस 500, तो इसकी टोटल आ रही है आपकी 9,250। ये हो गया आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट ऑफ लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में हमें ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट को क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। इजी था प्रॉब्लम। गुडविल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पे हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट हो गई है। अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए आज कुछ भी वर्किंग नोट नहीं होगी क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। अभी बैलेंस शीट हमें बनाना है, लेकिन उसके पहले आपको सेम वे बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख के रखना है। ये देखो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ जो कोई है, कौन है आज, एस लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी कौन है, डब्ल्यू लिमिटेड है, ठीक है ना। एज ऑन जो डेट है वो यहाँ पे लिख देनी है। क्या डेट है, 31 मार्च 2025 की डेट है। और ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, ऑथराइज इशू एंड सब्सक्राइब, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, ठीक है। तो ये हो गई लायबिलिटीज। एंड एसेट में क्या क्या आएगा, नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, करंट एसेट में इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐसे सेम फॉर्मेट आपको बैलेंस शीट का पहले से बना के रखना है। एंड उसके बाद वहां पे वैल्यूज को पुट करना होगा, ठीक है। चलो अभी ये जो बैलेंस शीट है वो हमें देखना है। ये देखो ये बिल्डिंग हमने वर्किंग नोट में ऐड की थी ना, वर्किंग नोट एप्रिसिएशन किया था। ये देखो ये यहाँ पे 25,000, ठीक है। तो अभी ये बैलेंस शीट हमें देखना है। क्या क्या करना होगा बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में हमने कैपिटल, देखो मैं क्या बोल रही हूँ अच्छी तरह से देखना, कैपिटल, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों के तीनों क्या किए हैं, सेकेंड कॉलम हमारा वर्किंग नोट में आया है। अभी फर्स्ट कॉलम हमारा बैलेंस शीट में आने वाला है। एंड बाकी की सब एसेट्स एंड लायबिलिटीज टोटल करके वहां पे लिखने वाले हैं। अभी लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पहले दिखेगा यहाँ पे शेयर कैपिटल क्या है, 2 लाख रुपीज। उसके बाद जनरल रिजर्व क्या है, 50,000 रुपीज, ठीक है। चलो पहले शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व लिख लेते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल, ऑथराइज इश्यू एंड सब्सक्राइब में लिखना है आपको 20,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। एंड उसके अमाउंट आ रही है आपकी 2 लाख। उसके बाद क्या था, जनरल रिजर्व। कहाँ से लिया है, ये कैपिटल जो लिया है ना ये हमने लिया है फर्स्ट कॉलम का, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व का भी हमें फर्स्ट कॉलम की अमाउंट लिखनी है क्योंकि सेकेंड कॉलम कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये हमने वर्किंग नोट में यूज किया है। तो रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में आपको लिखना है जनरल रिजर्व। वैसे ही बैलेंस शीट है, सिर्फ उन्होंने जो फॉर्मेट दिया है ना उस फॉर्मेट में हमें बनाना है। तो ये भी हमने क्या किया है, फर्स्ट कॉलम का लिया है। क्या अमाउंट है वो, 50,000, ठीक है।
उसके बाद जनरल रिजर्व हो गया। अभी हमें लिखना है क्रेडिटर्स। ये देखो 15,000 एंड 4,000, ये दोनों मिला के हमें क्या करना है, ऐड करना है। एंड उन्होंने इंटर कंपनी ओविंग्स बताया है 5,000, वो वहां से क्या करना है, माइनस करना है। मतलब अगर डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है तो वो भी क्रेडिटर्स के ऊपर करनी है। एंड बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल दोनों साइड हमें क्या करना होता है, इंटर कंपनी ओविंग्स करके वहां पे माइनस करना होता है। तो अभी क्रेडिटर्स जाने वाला है आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, लेकिन कौन से ग्रुप में लिखना है वो देखना पड़ेगा हमें वहां पे। तो क्रेडिटर्स आपके आने वाले हैं ट्रेड पेएबल्स के ग्रुप में। यहाँ पे लिखो क्रेडिटर्स, अंडरलाइन। उसके बाद है कौन सी कंपनी है, एस लिमिटेड एंड डब्ल्यू लिमिटेड। ठीक है, एस लिमिटेड के क्रेडिटर से 15,000, डब्ल्यू लिमिटेड के क्रेडिटर से 5,000, लेस इंटर कंपनी ओविंग्स है 5,000। करो यहाँ पे लेस इंटर, एडजस्टमेंट से लिया हमने ये, लेस इंटर कंपनी ओविंग्स है 5,000। करो माइनस करके आउटर में आएगा आपका, क्रेडिटर्स की अमाउंट आउटर में आने वाली है 15,000। ठीक है, ओके। अभी क्रेडिटर्स के बाद क्या दिया है, क्रेडिटर्स के बाद ये देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस है एंड ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है। मैं यहीं पे वर्किंग नोट कर रही हूँ। जो प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनली हमें बैलेंस लेना है वो यहाँ पे लिखने वाली हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस का जो 1 अप्रैल का बैलेंस है, 1 अप्रैल 2024 का, वो हमें लेना है 25,000। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर को क्या करना है, ऐड करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है 40,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद होल्डिंग कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है उसे हमें यहाँ पे माइनस करना होता है। रेवेन्यू प्रॉफिट, क्योंकि देखो रेवेन्यू प्रॉफिट कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है होल्डिंग कंपनी का, एंड हमने वहां पे लिख के भी रखा था वर्किंग नोट में। अभी रेवेन्यू प्रॉफिट कहाँ से मिल जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट आपको मिलेगा वर्किंग नोट नंबर 3 से। तो होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आया था, अभी होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आया है, वर्किंग नोट में देखना पड़ेगा। होल्डिंग पूरा रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा आया था 6,000 रुपीज एंड उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये देखो, हाँ ये डिस्ट्रीब्यूट करके 5,500 एंड 500 आया है। 500 हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट में यूज किया है एंड ये 5,500 वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होने वाला है। करो यहाँ पे 5,500 एंड इसका वर्किंग करना है आपको 25,000 प्लस 40,000 माइनस रेवेन्यू प्रॉफिट 5,500। तो ये आ रहा है आपका 70,500। ठीक है, 70,500 ये हम बैलेंस शीट में अभी लिखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस करके। चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाना है हमें। रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस 70,500। ठीक है, इसकी हमने वर्किंग नोट बनाई है। ओके, अभी यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज कंप्लीट हुई है। छोटा प्रॉब्लम था, बैलेंस शीट छोटा था मतलब। ठीक है,
लायबिलिटीज कंप्लीट हुई। अभी एसेट में क्या लेनी है, बिल्डिंग। ये देखो ये ऐसे बॉक्स कर रही हूँ ना, इसका मतलब होता है दोनों की टोटल करके लेनी है बिल्डिंग। और यहाँ पे उन्होंने एप्रिसिएशन भी किया था, ये देखो ये 25,000, वो भी हमें ये 25,000 एप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, फिक्स्ड एसेट में लिख देंगे। उसके बाद इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज की भी दोनों की टोटल करके वहां पे लिखनी है। इन्वेंटरीज की टोटल भी बैलेंस शीट के एसेट में लिख देंगे, 50,000 एंड 11,000। एंड डेटर्स, इन दोनों की भी टोटल करके हमें एसेट में लिखनी है 20,000 एंड 15,000, इन दोनों की टोटल करके। और यहाँ पे इंटर कंपनी ओविंग्स की जो 5,000 था वो हमें माइनस करना है। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा। एंड गुडविल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर करेंगे एंड प्रॉब्लम को टैली करेंगे। तो अभी मैं बिल्डिंग की दोनों की टोटल एंड एप्रिसिएशन ऐड कर लेती हूँ, इन्वेंटरीज की दोनों की टोटल कर लेती हूँ, आउटर में लिख लूंगी, डेटर्स की दोनों की टोटल एंड इंटर कंपनी ओविंग्स करके माइनस करके लेस कर देंगे। लास्ट में तो शेयर्स था, शेयर्स ऑलरेडी हमने यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा। अभी बैलेंस शीट में हमें जाना है टेंजिबल एसेट के ग्रुप में। और वहां पे लिखना है बिल्डिंग। लिखो यहाँ पे बिल्डिंग, अंडरलाइन, एस लिमिटेड, डब्ल्यू लिमिटेड, एंड उसका क्या करना है, एड एप्रिसिएशन। ठीक है। अभी एस लिमिटेड की बिल्डिंग है 1,50,000, लिखो यहाँ पे। डब्ल्यू लिमिटेड की बिल्डिंग है 65,000 एंड एप्रिसिएशन है 25,000। करो इसकी टोटल आउटर में कितने आनी चाहिए, तो ये टोटल करके आउटर में आ रहा है 2,40,000। उसके बाद स्टॉक था ना, स्टॉक कहाँ पे लिखना है, इन्वेंटरीज में लिखना है। लिखो यहाँ पे इन्वेंटरीज में। इन्वेंटरीज का मतलब भी इन्वेंटरीज ही है, एक्चुअली इन्वेंटरीज ही दिया था उन्होंने। $50,000 and 11,000। ओके। एस लिमिटेड, डब्ल्यू लिमिटेड 50,000, 11,000, दोनों की टोटल आउटर में आ जाएगी 61,000। देखो प्रॉब्लम, बाकी का बैलेंस शीट बहुत इजी है, 80% बैलेंस शीट तो दोनों की टोटल करके ही लिखना है आपको। अभी ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में क्या आने वाला है आपके, डेटर्स, है कि नहीं, डेटर्स एस लिमिटेड एंड डब्ल्यू लिमिटेड। अभी एस लिमिटेड के डेटर्स कितने हैं, 20,000 इनर कॉलम में। उसके बाद डब्ल्यू लिमिटेड के डेटर्स कितने हैं, 15,000 एंड लेस इंटर कंपनी ओविंग्स को हमें माइनस करना है। इंटर कंपनी ओविंग्स कितने अमाउंट है, 5,000। आई होप आपको वीडियोस बहुत यूजफुल हो रहे होंगे। आपके फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर शेयर कीजिए, तो आप अच्छी तरह से एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकोगे। 20 + 15 - 5,000, तो इसका आउटर में आने वाला है 30,000। ठीक है। यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ है। अभी सिर्फ हमें गुडविल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो गुडविल कितना आया था, वर्किंग नोट से आया था गुडविल, वो इंटेंजिबल एसेट में लिख देंगे। गुडविल ये मिला था हमें वर्किंग नोट नंबर, कहाँ से मिला था, पहले तो रेशो था, फिर कैपिटल प्रॉफिट, फिर रेवेन्यू प्रॉफिट, फिर हमने गुडविल निकाला था। तो वर्किंग नोट नंबर 4 से आया है गुडविल, एंड उसके अमाउंट आई है गुडविल की 13,750, बराबर। एंड वर्किंग नोट नंबर
5 से क्या मिला था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो हमें लायबिलिटीज में लिखना है। ऑलरेडी हमने वहां पे लिख के रखा है, सिर्फ हमें वहां पे वैल्यूज पुट करनी है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको कहाँ से मिलने वाला है, वर्किंग नोट नंबर 5 से आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिल जाएगा। जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा आया है 9250, यहाँ पे प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। अभी बैलेंस शीट की टोटल करेंगे एंड प्रॉब्लम को टैली करेंगे, ठीक है। ओके चलो, क्या है, क्या क्या अमाउंट है लायबिलिटीज में देखो। तो लायबिलिटीज में 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 70,500 प्लस 9,250 एंड प्लस 15,000, तो इसकी टोटल आपके आ रही 3,44,750, 3,44,750, ठीक है। एक बार आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की पीडीएफ भी देख लो तो और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एसेट में है फिक्स्ड एसेट 2,40,000, उसके बाद 13,750, 61,000 एंड लास्ट में है 30,000। इन सब की भी टोटल आपकी आ रही 3,44,750 को हमारा प्रॉब्लम टैली हो रहा है। सिर्फ आपको क्या करना है ना, फॉर्मेट अच्छी तरह से लिखना है। पहले ना फॉर्मेट लिख के रखो, फिर प्रॉब्लम को स्टार्ट करो, तो एक भी स्टेप आपकी स्किप नहीं होगी।